ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड हिंदी का जो पेपर है वो 18 तारीख को है, जिसमें अब 6 दिन बचे हैं आज का दिन मिलाकर। तो अगर मान लो तैयारी किसी की हिंदी की नहीं है, शुरू से ज़्यादा नहीं पड़ी, तो अभी 6 दिन में हिंदी की पूरी तैयारी की जा सकती है। तो उसके लिए मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह तैयारी करनी है। तो देखो ध्यान से समझना, मैं जो बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ये ब्लूप्रिंट जो है 2022 का ये सामने है, ठीक है ना, जिसमें देखिए ये दिया है, ये क्षितिज भाग 2 काव्य खंड का दिया हुआ है। काव्य खंड आएगा जो है 17 नंबर का आ रहा है, ठीक है। काव्य खंड में क्या क्या देख लेते हैं। देखो, पद्य साहित्य का इतिहास, ये थोड़ा ये याद करने वाला है, याद तो करना पड़ेगा क्या है। और भक्ति काल, आधुनिक काल, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता, कवि परिचय, ये सारी चीज़ें, कवि परिचय वगैरह ये इसी में है। और ये 17 नंबर का है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, ओटी टाइप के जो 7 क्वेश्चन आएंगे। बाकी ये आपके सामने लिखा ही है, देख लेंगे। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस तरह से ये अभी तो ये सिलेबस इसमें 80 मार्क्स का ही आ रहा है, पूरा 80 नंबर का आ रहा है। तो जैसे काव्य बोध है, ये 14 का आ रहा है, ठीक है। इसमें भी ये पूरा व्याकरण का ही है, देखो रस, छंद, अलंकार वगैरह ये सब, ठीक है। तो व्याकरण के लिए मैं बताऊँगा आगे। पहले अभी आज क्या करना है इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम क्या कितना तैयार कर सकते हैं। तो 5 दिन में हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, 6वें दिन रिवीजन। देखिए ये क्षितिज भाग 2 जो है ये 16 नंबर का है, ठीक है। ये बाद में देखेंगे। मैं आज के लिए जो बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ लास्ट के ये 3 अपठित बोध, पत्र लेखन और निबंध लेखन, इनको आज कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि तीनों को कैसे कंप्लीट करना है ये मैं बता रहा हूँ, ये आपको बताता हूँ। ये जो 3 हैं इनको आज कंप्लीट कर सकते हो। आज 12 आज की आज में इसको कंप्लीट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो तुम्हारा कितने मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा? देखो 4 3 7 7 14, 14 मार्क्स का आज कंप्लीट आराम से हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी और तैयारी कैसे करनी है ये सब बताऊँगा। तो पहले आज का काम देख लो कि आज तुम कितना कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करें अपठित बोध की। अगर तो अपठित बोध होता क्या है, ये क्या है, बुक में जो है कोई पार्ट तुम्हारा है उसमें से नहीं आएगा। ये अपठित का मतलब ही होता है जो पढ़ा ना हो पहले। तो कोई एक पैराग्राफ आएगा जो तुम्हारी किताब में नहीं है, और उसमें से उसको आपको पढ़ के उसके क्वेश्चन लिखे होंगे, उसके आंसर आपको देने हैं, जैसे इंग्लिश में पैसेज होता है, इस तरह से। तो ये 3 नंबर तो आपको आराम से मिल ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई इतनी कठिनाई नहीं आती है हिंदी में। दूसरा पत्र लेखन है, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक 2 तरह के पत्र हैं। औपचारिक पत्र वो होते हैं जैसे ऑफिस वगैरह में या स्कूल में आप पत्र लिखोगे तो औपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक अपने भाई को, पिताजी को या अपने दोस्त को पत्र लिख रहा है, ये अनौपचारिक होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है निबंध 7 नंबर में। निबंध में क्या करना है आपको? 4 नंबर का निबंध है और 3 नंबर का ये आता है अनुच्छेद लेखन या फिर ये संवाद लेखन। तो अब चलो अब बात करते हैं कि ये नंबर इतने कैसे लाए जा सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे इसको, अपठित बोध को। जैसे इसमें अपठित बोध जो दिया है, तो इसमें देखिए ये तो देखो काफ़ी आसान है। जैसे ये दिया हुआ है अपठित बोध, ठीक है। आपको यहाँ पे इसको पढ़ना है और यहाँ पे इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना, ये अपठित बोध 3 नंबर का जो आ रहा है, ये परीक्षा दिन में जितने दिए हुए हैं अपठित बोध, उनको एक बार जनरली एक बार देख लेना पढ़ के। इससे क्या है कि थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपसे देखो शीर्षक पूछा जाएगा। शीर्षक कैसे पता करते हैं? शीर्षक ऐसे पता करते हैं कि इस जो गद्यांश लिखा हुआ है, इस गद्यांश में किसके बारे में बात हो रही है, महत्वपूर्ण क्या है, वो ही आपका शीर्षक हो जाएगा, ठीक है ना। किस टॉपिक पे बात चल रही है वही आपका शीर्षक हो जाएगा। दूसरा क्या है, यथार्थ मनुष्य किसे कहा जाता है, ये इसमें आपको पढ़ के मिल जाएगा। उक्त गद्यांश का सारांश क्या है? सारांश में क्या करना होता है ये देख लो। सारांश में क्या करना होता है, ये जितना लिखा है उतना नहीं लिखना, इसका सार क्या है वो लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखी है 5-6 लाइन लिखी है, तो 3 लाइन में आप इसका सार लिख दीजिए, 2 या 3 लाइन में, कि इसमें इस चीज़ के बारे में बताया गया है, जो भी बताया गया है, ठीक है। तो मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि हिंदी में किसी को ऐसी दिक्कत नहीं होती कि जो है ना कर पाए। यहाँ पे इतना ही समझ लो, सारांश का मतलब इसमें जो मुख्य बात है, जो मुख्य सार है, वो आप लिख दीजिए। तो इस तरह से ये 3 नंबर का है, 1 नंबर का शीर्षक हो जाएगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाएगा, 1 नंबर का सारांश हो जाएगा, ठीक है। तो अपठित बोध में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी
एक सजेशन मैं दूंगा कि इनको जो दिए हुए हैं परीक्षा दिन में या तुम्हारे पास जो भी गाइड होगी तो 2-4 इसके जो है देख के ज़रूर जाना, अपडेट कर देना, 2-4 आप ज़रूर देख जाना, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है इससे। अब हम बात करेंगे आगे। तो ये 3 नंबर में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। अब देखते हैं हम इसके बाद, देखिए अब पत्र लेखन की बात करते हैं, ठीक है। तो पत्र लेखन अभी हमने देखा था ये कितने नंबर का आ रहा है, देखो पत्र लेखन 4 का आ रहा है, 4 मार्क्स, 4 नंबर का है। अब देखो पत्र लेखन में यहाँ पे ये सबसे पहले दिया है, देखो अनौपचारिक पत्र लेखन के बारे में दिया है। ये कैसे होते हैं, जैसे आप अपने घर में किसी को पत्र लिख रहे हो, मित्र को पत्र लिख रहे हो, ये अनौपचारिक होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, अनौपचारिक और औपचारिक दोनों को मत करना, मिक्स नहीं करना है। या तो आप अनौपचारिक पत्र कर लो जितने दिए हैं, ठीक है, और या फिर औपचारिक पत्र कर लो। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, देखो इसका मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, ऐसे समझो इसको। देखिए हाँ, देखो यहाँ पे अब इसको समझते हैं जो मैं बता रहा हूँ बात। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, ये मैंने जो है सेट, एक क्वेश्चन पेपर का सेट है, उसमें से देखो यहाँ लिखा है, अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखो। ये तो अनौपचारिक है। और अथवा में देखो क्या दिया है, अपने प्राचार्य महोदय को बुक बैंक से पुस्तकें देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो, ये औपचारिक है। तो देखो अथवा में मिलेगा तुम्हें, एक तो अनौपचारिक पत्र मिलेगा, एक औपचारिक, या तो आप ये लिख लो या ये लिख लो। तो दोनों को याद करने में क्या है, नुकसान है, कोई एक कंप्लीट कर लो, या तो अनौपचारिक कर लो या औपचारिक। इससे ये फ़ायदा है कि आपको एक ही टॉपिक कंप्लीट कर, एक ही कवर करना है, एक ही टाइप के, ठीक है। तो अब इसमें बात करते हैं कि करना कैसे है। देखो कम मार्क्स का है, 4 का है, तो अब इसके लिए अब फिर से अब देखते हैं हम। देखिए अब आ जाइए यहाँ पे, अगर मान लो आप अनौपचारिक वाले कर रहे हैं तैयार, तो इसमें जो मुख्य है उसको समझ लो, क्या मुख्य बात है। देखो इसमें मुख्य बात यह है, जैसे इसमें लिखा है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए, इसके बारे में ये कह रहे हैं। तो अब अनौपचारिक जो पत्र होते हैं उनको लिखने का जो तरीका है वो आपको पहले ध्यान रखना है, तरीका। क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे कि सबसे पहले आपको, जैसे ये लिखा है तो इसमें पिताजी के लिए आपको लिखना है, पिताजी को बताना है कि हमारी परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है। तो यहाँ पे साइड में देखो ये लिखा है ना, जैसे आदरणीय पिताजी लिखा है, तो ये इस तरह लिखना पड़ेगा, आदरणीय पिताजी, फिर सादर चरण स्पर्श, ठीक है। फिर इसमें जो बीच की जो हिस्सा है ये, तो यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ये याद ही करना है, आपको अपनी परीक्षा की तैयारी का अपने हिसाब से आपने पहले ये लिख दिया। और ये और ध्यान रखना है, ये यहाँ पे आपको पता लिखना है, पता लिख दिया जो भी पता है, और तारीख लिख दी, दिनांक उस दिन, अब जिस दिन पेपर दोगे उसी दिन की डेट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आदरणीय पिताजी, या जिसको भी पत्र लिखना है, भाई है, मित्र है तो प्रिय मित्र, ऐसे लिख दोगे, ठीक है। पिताजी को लिखना है तो साधारण चरण स्पर्श, और मित्र को लिख रहे हैं तो नहीं लिखना है ये, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही है, इतनी छोटी छोटी बातें। तो अब यहाँ पे मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे देखो ये चीज़ों का ध्यान रखो, यहाँ पे आपको पता लिखना है, यहाँ पे दिनांक लिखना है। तो ये जो इसका पूरा फॉर्मेट है वो तो आपको ध्यान रखना ही होगा। ये हो गया, और इसके बाद यहाँ पे ये जानकारी आप अपने हिसाब से लिखोगे कि तुम्हारी परीक्षा की तैयारी जो है उसकी जानकारी दे दो कि मैंने कैसे कैसे पढ़ाई की है, क्या क्या किया है, वो पढ़ने के बारे में पूरा आप अपने हिसाब से अपने मन से लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि। और उसके बाद आखिरी में ये ध्यान रखना, यहाँ पे अब जैसे ये लिखा है, पूज्य माताजी को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, तो ये थोड़ा सा ये इतना लिखना पड़ेगा। जैसे पिताजी को लिख रहे हो या दोस्त को लिख रहे हो तो और भी कुछ लिख सकते हो, अलग अलग इसमें जो है पत्र हैं तो उनको पढ़ के देख लेना तो समझ में आ जाएगा। और ये ज़रूर लिखना है बाद में, आपका आज्ञाकारी पुत्र है जैसे ये चेतन, या जिसको पत्र लिख रहा है उसके हिसाब से यहाँ आखिरी में ख़त्म करना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यानी कि यहाँ पे ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, और ये बीच में इसकी जो है यहाँ पे इसके बारे में क्या लिखना है वो बीच में आ जाएगा। तो इस तरह से ये पत्र लिखना है, तो इसे याद नहीं करना है आपको। मैंने इसीलिए बोला कि आज ये 14 मार्क्स का कवर कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, ये 4 नंबर के लिए तुम्हें बस इसका जो पैटर्न है वो ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे एड्रेस लिखना है बगल में, ठीक है, और डेट भी यहीं डालनी है, अब इसी फॉर्मेट से लिखना है।
और यहाँ पे आपको इस तरह लिखना है और लास्ट में इस तरह लिखना है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है, बाकी बीच में आप अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। जो भी का मतलब जो पत्र है जिसके बारे में उतना अपने हिसाब से लिख सकते हो, जो इसमें लिखा है वो रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। तो ये तो हो गया अनौपचारिक। तो अनौपचारिक में देखो इसमें दिए हुए कितने हैं, परीक्षा अध्ययन में अगर मैं बात करूं तो परीक्षा अध्ययन में 6 दिए हैं अनौपचारिक में। तो 6 में से आप जैसे पहला, दूसरा, ठीक है, और चौथा, चौथा और उसके बाद छठा, ये इतने तो कर ही लेना, इनमें से एक मिल जाए। अब औपचारिक पत्र की बात करें तो औपचारिक में भी आपको अगर देखो, एक मैंने क्या कहा था, एक चीज़ चुन लो, या औपचारिक या अनौपचारिक। तो औपचारिक में क्या करना, देखिए औपचारिक पत्र में आपको जैसे ये स्कूल के लिए लिख रहा है तो स्कूल के लिए औपचारिक हो गया, किसी ऑफिस के लिए औपचारिक होता है। तो इसका लिखने का तरीका ये है, शुरुआत में आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर, यहाँ लिख सकते हो, या फिर जो भी बिलासपुर है, बिलासपुर जो जिस जगह में जो जहाँ रहता है उस शहर का नाम लिख जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये श्रीमान प्राचार्य महोदय और शासकीय स्कूल जो भी होगा उसका नाम लिख के ऐसे। और फिर यहाँ विषय लिखना जरूरी है, ये सब लिखना पड़ेगा। विषय लिखना है, विषय में आपको किस विषय में, मतलब जो पत्र लिखना उसका विषय, जैसे यहाँ पे क्या है, शाला मुक्ति के लिए आवेदन, यहाँ पे क्या है, शाला मुक्ति के लिए आवेदन। तो आपको लिखना पड़ेगा शाला शुल्क एवं परीक्षा शुल्क से ये है शुल्क मुक्ति है, मैंने गलत पढ़ दिया, इसको थोड़ा ध्यान देना, शुल्क मुक्ति है, शाला शुल्क नहीं है। तो ये हाँ यहाँ लिख दिया, शाला शुल्क का मतलब, शाला का मतलब होता है स्कूल का जो शुल्क है या परीक्षा जो शुल्क है उसकी मुक्ति के संबंध में, ये लिखा ना, यानी कि उस शुल्क को माफ़ किया जाए। अगर कोई गरीब परिवार से है तो उस शुल्क को माफ़ किया जाए, उसके लिए आप पत्र स्कूल के लिए लिख रहे हो। तो यहाँ पे इस तरह लिखना पड़ेगा, मान्यवर और ये सबने निवेदन है, इस तरह, ये तो आपको पता ही है, शुरू की लाइन लिखनी है। फिर आप अपने स्थिति बता सकते हो कि मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है और जो है कितनी आमदनी हो पाती है, कैसे घर का खर्चा चल पाता है। तो ये सारी बातें यहाँ लिख के ये लिख लोगे और इस तरह से ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। और इसके बाद ये और ध्यान रखना है कि लास्ट में यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे जो है दिनांक यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे दिनांक, जब ये पूरी बात लिख लोगे इसके बाद ये दिनांक इस साइड आएगा, ठीक है ना। यानी कि तुम बैठे हो तो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पे, बाएं हाथ पे, ठीक है। और दाएं हाथ की तरफ यहाँ लिखोगे ये प्रार्थी, अपना नाम, जो भी नाम लिखोगे, और कक्षा 10 जो, ठीक है ना, सेक्शन लिखना चाहो तो ये इस तरह से है, ठीक है। तो ये आपको अब इसमें ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, जो बताना था मैं बता दिया, तो आप इस हिसाब से कर सकते हो। ये बीच में जितना भी लिखना होता है वो बस इसको पढ़ जाना। हाँ, ये और मैं बता दूं, इन पत्रों को एक बार पढ़ लेना, जिससे उससे संबंधित जानकारी, उससे संबंधित बातें कैसे लिखी जाएंगी वो सब पता चल जाए तुम्हें, ठीक है ना। तो इसका जो लिखने का तरीका क्या है वो ज़रूरी पता होना चाहिए आप, ठीक है ना। तो जितने भी औपचारिक पत्र हैं तो उनमें इस तरह से यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो पता इधर भी लिख सकते हो, कहीं कहीं पता लिखने की जान ज़रूरत है, स्कूल वाले में यहाँ नहीं लिखा है, स्कूल में तो स्कूल के लिए लिख रहे हो तो तुम्हें इतना ही लिखना पड़ता है। और अगर और जैसे ये किसके लिए लिखा है, ये जिला अधिकारी के लिए लिखा गया है। तो ठीक है, अब मैं जितना बताना चाहता था वो यही है कि आपको एक चीज़ चुनो, औपचारिक या अनौपचारिक, ठीक है ना। तो इसमें आपका समय भी बचेगा और आपके मार्क्स भी इसमें अच्छे मिलेंगे, क्योंकि दोनों में चॉइस आती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे निबंध की। तो निबंध में क्या लिखा है, देखो निबंध 4 नंबर का आ रहा है, 3 नंबर का आ रहा है संवाद लेखन, और अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद 3 नंबर का। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, एक सेट में दिखा देता हूँ किस तरह दिया है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो यहाँ लिखा है, देखो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारगर्भित निबंध लिखिए। 4 नंबर का पूछा जाएगा निबंध, ठीक है। अब देखो इसमें, तो इसमें 5 आपको ऑप्शन होंगे, 5 में से कोई एक निबंध आपको जो अच्छे से याद हो वो लिख दोगे। तो निबंध में तो आसानी है, आप 4-5 निबंध कोई ऐसे छांट लो, उनको ढंग से पढ़ जाओ, निबंध बना के भी लिख सकते हो, अभी उस पर आता हूँ मैं। अब हम बात करेंगे, ये तो 4 नंबर का हो गया। देखो अब जो 3 नंबर का जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो देखो, वो यहाँ पे है, वो ये है, देखो ये 3 नंबर लिखें और यहाँ देखो, यहाँ पढ़ते, देखो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संवाद लिखिए, और यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो अथवा लगा हुआ है यहाँ पे, देखो अथवा का मतलब या तो ये और या तो ये, समझ गए ना। तो दोनों ही आसान है, ये जो है संवाद है ये भी काफ़ी आसान है,
ठीक है। और ये है अनुच्छेद, तो अनुच्छेद में क्या है, किस जैसे ये लिखा है मूल्य वृद्धि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या पुस्तकालय, तो इसके बारे में आपको मुश्किल से आधा पेज लिखना है बस। जैसे पुस्तकालय है तो पुस्तकालय के बारे में क्या क्या लिखोगे, आधा पेज लिखना है। तो ये भी आप इसमें भी 3 नंबर ला सकते हो। तो अब देखो इसको देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं जैसा इसमें दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो देखो अगर हम संवाद लेखन की बात करें तो संवाद लेखन कुछ इस तरह से है। देखो संवाद लेखन का ये रहा, जैसे ये उदाहरण हम ले लेते हैं, चलो यहाँ से दीपावली का, ठीक है, किसी त्योहार का वर्णन है। तो इसमें अगर संवाद ये लिखा हुआ, देखो संवाद, तो संवाद के लिए क्या करना होता है, जैसे 2 लोग हैं, जैसे इसमें बेटा और माँ का संवाद दिया है। जैसे बेटा पूछ रहा है माँ दिवाली कब आएगी, तो माँ क्या बता रही, बेटे दिवाली कार्तिक माह में आएगी। तो इस तरह वो क्वेश्चन पूछता जाएगा कि यह कितने दिनों का त्यौहार है, फिर माँ बताएगी ये। तो ये तुम अपने आप भी लिख सकते हो खुद, क्वेश्चंस 2-4 सोच लो दिवाली से रिलेटेड, और वो क्वेश्चन और उसका आंसर कौन दे रहा है वो उस हिसाब से आंसर। तो ठीक है, तो ये भी ऐसा नहीं है कि इसमें तुम्हें कुछ रटना पड़े, ये 3 नंबर तुम बड़ी आसानी से ला सकते हो। संवाद, जो भी संवाद आएगा, मित्र का भी आ सकता है, भाई भाई का संवाद आ सकता है, तो इस तरह संवाद है। तो अब इसमें क्या कर सकते हो, तो ये 3 नंबर तुम्हारे इतने टफ नहीं है, बस इनको एक बार पढ़ जाओ तो तुम्हें इसका आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन और उसका आंसर कैसे देना है। अगर ये नहीं करना है तो इसके बाद आपका अनुच्छेद आता है। अगर ये नहीं करना चाहते संवाद का तो अनुच्छेद में अनुच्छेद कर सकते हो, क्योंकि ये अनुच्छेद लेखन लिखा है। ये जो है या तो संवाद करो या अनुच्छेद, ये भी 3 नंबर का है। तो ये अथवा में है, या तो संवाद या अनुच्छेद। तो अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद इस तरह से ये अनुच्छेद लिखे हुए हैं। देखो बस आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। जैसे मेरा विद्यालय, तो अपने विद्यालय के बारे में बता दो कि हमारा विद्यालय जैसे उसमें कितने तक क्लास है, और जो है कैसे पढ़ाई का स्तर कैसा है, उसमें टीचर कैसे हैं, खेलकूद की व्यवस्था है कि नहीं, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी आप मिला के 7-8 लाइन लिख दोगे, आपको 3 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। जैसा इसमें दिया हुआ है 8 लाइन 10 लाइन या एक पेज ही लिख दोगे तो ठीक है। तो इतना आराम से कर सकते हो, और इसमें तुम्हें कुछ ऐसा नहीं है, बस इनको एक बार पढ़ जाओ, वहाँ पे तुम्हें अपने आप लिखना है, याद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। अब हम निबंध की बात करते हैं। तो ये तो आपका 3 नंबर का हो गया। 4 नंबर का आता है निबंध। तो निबंध की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए निबंध में जैसे कि यहाँ पे ये निबंध दिया है, ये निबंध काफ़ी पूछा जाता है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक है। तो विज्ञान जहाँ भी लिखा है तो समझ जाओगे ये विज्ञान के चमत्कार या विज्ञान का जो है निबंध है। विज्ञान वरदान अभिशाप, इस तरह कई उसमें देखो यहाँ पूछा, विज्ञान और मानव, इस तरह पूछा जाता है। यहाँ पे भी देखो ये लिखा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान का जीवन पर प्रभाव, विज्ञान के बढ़ते चरण। तो इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है, लिखना आपको यही है विज्ञान के चमत्कार। तो देखो इसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि अब ये 4 नंबर का है तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। क्या करना है, देखो रूपरेखा सबसे पहले, जो ये रूपरेखा लिखा है ये सबसे पहले। अब इसमें भी देखो ये प्रस्तावना और लास्ट में ये उपसंहार, ठीक है। प्रस्तावना और उपसंहार ये तो हर एक निबंध में रहेगा ही। पहली जो हेडिंग होगी वो प्रस्तावना होगी और लास्ट की होगी जो उपसंहार होगी, ठीक है। तो ये आपको लिखना है प्रस्तावना में उस किस चीज़ के बारे में तुम बता रहे, जैसे यहाँ विज्ञान के चमत्कार के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है आपको 2-3 लाइन, और उपसंहार में आपको उसके बारे में उसका एनालिसिस करना है, मतलब उसके बारे में ये लिखना है कि ये आखिरी में कि इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या हानि हो सकती है, या फिर हमें विज्ञान का इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो ये सारी चीज़ें उपसंहार में आ जाएंगी, ठीक है। और बीच में तुम अपने मन से लिख सकते हो, जैसे आधुनिक युग में विज्ञान का महत्व क्या है, और जो अभी तकनीक में क्या है, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी में क्या महत्व है। देखो मोबाइल में हम सब देख रहे हैं, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी में विज्ञान का बहुत महत्व है। तो विज्ञान की वजह से तो ये टेक्नोलॉजी आई है, विज्ञान ही तो है, ये साइंस है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें याद नहीं करना, ये तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो, खुद ही लिख सकते हो, ठीक है। तो अब ध्यान कहाँ देना है, ध्यान आपको ये देना है सबसे पहले तो ये प्रस्तावना उपसंहार 2 तो हेडिंग यही है, और 2 हेडिंग और तुम लिख दो, 4 लिख दो, बहुत है, 4 में आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर चाहो तो 1-2 हेडिंग और लिख सकते हो अपने हिसाब से, 1-2 पैराग्राफ अनुच्छेद बोलते हैं तो वो और लिख सकते हो अपने हिसाब से। बनाना बहुत आसान है, जैसे इसमें लिखा है देखो विज्ञान वरदान के रूप में, ज़रूरी नहीं तुम ऐसे ही लिखो, तुम जैसे मैंने बताया तकनीक के क्षेत्र में विज्ञान लिख दो, हेडिंग हो गई, उसके बारे में लिख दो, ठीक है ना। और इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो। खेती बाड़ी में विज्ञान का यूज़ कैसे हो रहा है उसका लिख सकते हो। शिक्षा के क्षेत्र में तो आपको पता ही है, शिक्षा के क्षेत्र में अभी आजकल जो है वीडियोज़ अवेलेबल हैं, बच्चे घर बैठे ही देख सकते हैं मोबाइल पे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिख सकते हो।
आवागमन का क्षेत्र, ये सब लिख सकते हो। तो ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता था। तो अब यहाँ आपको इतना पता लग गया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो इसमें अब निबंध कौन कौन से करोगे ये और देख लो। एक तो ये कर लेना विज्ञान वाला, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो महत्वपूर्ण निबंध रहेंगे। एक तो खेलों का जीवन में महत्व, ये वाला कर लेना, जल ही जीवन है, तीसरा ये कर लेना। नारी शिक्षा का महत्व 4 और विद्यार्थी जीवन 5, इनको तो पढ़ ही लेना। और एक और इसमें विद्यार्थी जीवन, इसके बाद जो है बस इतने कर लो, इतने काफ़ी हैं। ये 5 निबंध तो कम से कम इनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। लिखना तुम्हें अपने हिसाब से ही बना के है, ठीक है। इसकी जो है रूपरेखा सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। रूपरेखा में प्रस्तावना पहले है और लास्ट में उपसंहार है, बीच में आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर बनाना नहीं आ रहा वैसे ही लिखना है तो इतने निबंध जो मैंने बताए हैं उनको 7-8 बार पढ़ लोगे तो वैसे भी लिखने लायक तो हो जाएगा तैयार। चलो तो ठीक है, मैं यही बताना था। तो आज का तुम्हारा काम जो है ये हो गया आपका 14 मार्क्स का। यहाँ से आपको 14 मार्क्स कवर हो जाएंगे, 14 मार्क्स, ठीक है ना। तो 14 मार्क्स का यहाँ से कवर हो जाएगा बड़े आराम से। तो आज इनको प्रैक्टिस कर लो, तो आज रात तक इसको प्रैक्टिस कर लो और 14 मार्क्स कवर हो जाएंगे। फिर आगे के मार्क्स कैसे लाने हैं, कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए आगे फिर वीडियो बनाऊँगा।